नमस्कार, मैं राघव कुमार आपका बहुत स्वागत करता हूं अपने चैनल में। मार्केट के इस करेक्शन में और यूएस वर्सेस द वर्ल्ड जो एक टैरिफ वॉर है उसमें मार्केट्स में काफी अनसर्टेनिटी क्रिएट हुई है। इस अनसर्टेनिटी की वजह से जो करेक्शंस हमने कंपनीज में और इंडाइसेस में देखे उसकी वजह से डेफिनेटली लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज निकलती हैं। जब भी कोई टैरिफ इंपोज होते हैं, चाहे किसी सेक्टर पे हो, किसी देश पे हो या किसी भी इकोनॉमी पे हो, कुछ समय तक उनका असर जरूर रहता है। अगर वो टैरिफ स्टेबल रहते हैं तो सूनर और लेटर हर तरह का बिजनेस और सेक्टर और हर तरह की कंट्री उसके हिसाब से एडजस्ट कर जाते हैं। जहां तक भारत का सवाल है, हमारी इकोनॉमी एक बहुत फास्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है और किसी भी एक सेक्टर पे डिपेंडेंट नहीं है। हमारी इकोनॉमी पूरी तरीके से डिस्ट्रीब्यूटेड है अलग अलग सेक्टर्स में, चाहे हम एक्सपोर्ट्स की बात करें या इंपोर्ट्स की बात करें या फिर हम अपने डोमेस्टिक कंजम्पशन और प्रोडक्शन की बात करें। जिस तरीके से भारत सरकार के इनिशिएटिव्स चल रहे हैं, डेफिनेटली इससे काफी हद तक इस तरह के ग्लोबलाइजेशन के या एंटी ग्लोबलाइजेशन के रिस्क्स को मिटिगेट किया जा रहा है। साथ ही साथ सेंट्रल गवर्नमेंट की पॉलिटिकल स्टेबिलिटी की वजह से भी भारत को काफी इंपेटस मिलता है ग्रोथ के लिए, क्योंकि जब पॉलिटिकल स्टेबिलिटी रहती है तभी स्टेबल पॉलिसीज भी आती हैं और किसी एक डायरेक्शन में कोई भी सेक्टर मूव कर पाता है। जब इस तरह के करेक्शंस आ ही चुके हैं, काफी सारे स्टॉक्स अपने ऑल टाइम हाई से 30, 40 या 50% तक करेक्ट हो चुके हैं। इनफैक्ट कुछ अच्छी मिड कैप कंपनीज तो 60-70% तक करेक्ट हुई हैं। ब्रॉड इंडाइसेस में भी 10-20% करेक्शन हमने देखा। अगर हम ऐसे में कुछ ऐसे सेक्टर्स को स्टडी कर सकें, आइडेंटिफाई कर सकें जो आने वाले समय के लिए बहुत अच्छे रह सकते हैं और गवर्नमेंट की पॉलिसीज के साथ अलाइंड है, तो डेफिनेटली यहाँ से अच्छे एंट्री पॉइंट्स मिल सकते हैं। जब बात है शॉर्ट टर्म वोलेटिलिटी की या शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स की, तो डेफिनेटली इसको पिन पॉइंट करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है किसी भी इन्वेस्टर या ट्रेडर के लिए कि शॉर्ट टर्म में कौन सा सेक्टर या कौन सी कंपनी मूव करेगी। लेकिन अगर हम आने वाले 5 से 7 साल का एक इन्वेस्टमेंट होराइजन देखें तो हम काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ को यहाँ पे टैप कर सकते हैं। आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ वो कुछ सेक्टर्स डिस्कस करूंगा जो मुझे लगता है गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ के साथ और भारत की ग्रोथ के साथ पूरी तरीके से अलाइंड है और आने वाले कई सालों तक इनमें हम ग्रोथ देखेंगे। जो ग्रोथ हम देखेंगे वो ना सिर्फ सस्टेनेबल होगी बल्कि स्केलेबल भी होगी, यानी कि स्टेडी एंड फास्ट ग्रोथ। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा और कमेंट्स में मुझे जरूर बताइएगा कि आप कौन से सेक्टर्स के बारे में डिटेल में डिस्कशन चाहते हैं। सबसे पहले सेक्टर आता है सोलर पावर। सोलर पावर पर्सनली मेरा भी वन ऑफ द फेवरेट सेक्टर्स है। भारत दुनिया के फास्टेस्ट ग्रोइंग सोलर मार्केट्स में से है और 2024 तक हमारी 70 गीगावाट की इंस्टॉल्ड सोलर कैपेसिटी थी। ये सोलर पावर हमें 30% चीपर पड़ती है जब हम इसे कोल की प्राइस से कंपेयर करते हैं। अगर हम ग्रोथ कैटलिस्ट की बात करें तो कुछ सोलर रिच स्टेट्स हैं जैसे कि राजस्थान और गुजरात, जहां पे इसका मैक्सिमम आउटपुट होता है और वहां पे काफी गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट्स भी चल रहे हैं, प्राइवेट प्रोजेक्ट्स भी चल रहे हैं, जिनसे सोलर पावर को आने वाले कुछ सालों में बहुत बड़ा बूस्ट मिलेगा। साथ ही साथ डिक्लाइनिंग कॉस्ट, टैक्स में जो भी रिबेट्स दी जाती हैं और सब्सिडीज इसमें रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट को काफी ज्यादा इंक्रीज करते हैं। काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग जॉब क्रिएशन तो है ही, जिसमें मेजर कंट्रीब्यूशन है पैनल प्रोडक्शन का, ईपीसी कॉन्ट्रैक्ट्स का और ऑपरेशंस एंड मेंटेनेंस का। बट चैलेंजेस और अपॉर्चुनिटीज दोनों ही इस सेक्टर में है। इस समय भारत की सोलर मॉड्यूल्स पर 85% इंपोर्ट डिपेंडेंस है, इसलिए लोकल मैन्युफैक्चरिंग काफी क्रूशियल है। ये एक तरह का चैलेंज भी है, बट यहां से इन्वेस्टर्स के लिए अच्छी अपॉर्चुनिटी निकलती है। बैटरी स्टोरेज टेक्नोलॉजी इस समय की रोल प्ले करेगा सोलर इंटरमिटेंसी की प्रॉब्लम को टैकल करने के लिए। फ्यूचर विजन में भारत 2030 तक रिन्यूएबल सोर्सेज से 500 गीगावाट की कैपेसिटी को अचीव करना चाहता है। उसके बाद 2040 तक क्लीन एनर्जी कंट्रीब्यूशन यहाँ पे 50% होगा, जिससे बिलियंस ऑफ डॉलर्स की फ्यूल कॉस्ट में सेविंग होगी। नेक्स्ट सेक्टर आता है इलेक्ट्रॉनिक्स, अगेन वन ऑफ माय फेवरेट सेक्टर्स। 2030 तक हमारा इलेक्ट्रॉनिक्स का प्रोडक्शन $500 बिलियन को टच करेगा। इस समय इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर को अगर देखा जाए तो काफी अच्छी तरीके से और बड़े लेवल पे हायरिंग भी चल रही है, यानी कि जॉब क्रिएशन बहुत तेजी से चल रहा है। 12 मिलियन जॉब्स एक्सपेक्टेड है 2027 तक, जिसमें से कुछ ही सेगमेंट्स में 3 मिलियन डायरेक्ट जॉब्स होंगे और 9 मिलियन इनडायरेक्ट जॉब्स होंगे। अगर टेलविंड्स की बात करी जाए तो $2.7 बिलियन की पीएलआई स्कीम्स भी हैं और $7 बिलियन से ज्यादा के एफडीआईज भी हैं। 91,000 से ज्यादा जॉब्स पिछले कुछ ही महीनों में इसमें क्रिएट की गई थी। 4 से 5 बिलियन डॉलर्स के नए इंसेंटिव्स भी दिए गए हैं ताकि चिपसेट्स का प्रोडक्शन लोकलाइज किया जा सके, साथ ही साथ पीसीबीज का और सेमीकंडक्टर्स का भी। ग्लोबल जायंट्स जैसे कि एनएक्सपी भी भारत में $1 बिलियन से ज्यादा इन्वेस्ट कर रहे हैं यहाँ पे रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर्स को इस्टेब्लिश करने के लिए। कुछ बैरियर्स भी हैं जैसे कि टैलेंट क्रंच है। एक कोर टेक्नोलॉजीज की जब बात की जाती है सेक्टर में तो टैलेंट को आइडेंटिफाई करना और उसको हायर करना, एंगेज करना बहुत मुश्किल होता है। इसलिए स्किलिंग, पॉलिसी बैकिंग और एडटेक लिंकअप्स की काफी ज्यादा यहाँ पे जरूरत है। बिग पिक्चर को अगर इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर में देखा जाए तो भारत ग्लोबल डिजाइन और मैन्युफैक्चरिंग बेस में
खासतौर से इलेक्ट्रॉनिक्स और सेमीकंडक्टर्स के फील्ड में अपने आप को एक ग्लोबल हब बनाना चाहता है। नेक्स्ट सेक्टर आता है डिफेंस। भारत डेफिनेटली बहुत तेजी से अपने डिफेंस लैंडस्केप को रीशेप कर रहा है और एक बहुत स्ट्रॉन्ग पुश गवर्नमेंट की तरफ से दिया जा रहा है सेल्फ रिलायंस पे और एक्सपोर्ट्स को बढ़ाने की तरफ। प्रोडक्शन माइलस्टोन्स भी काफी अचीव हुए हैं, जैसे कि FY24 में 1.27 लाख करोड़ रुपीस का प्रोडक्शन हुआ है, जो कि FY15 के मुकाबले अगर देखा जाए तो 174% का जंप है, यानी कि ऑलमोस्ट 3 गुना ही प्रोडक्शन बढ़ चुका है। 2029 तक उम्मीद है कि हम 3 लाख करोड़ रुपीस का टारगेट अचीव कर लेंगे। साथ ही साथ एक्सपोर्ट्स को भी देखा जाए तो काफी बड़ा एक्सपोजर हुआ है इसमें। FY24 में करीब 21,083 करोड़ रुपीस के एक्सपोर्ट्स हमने अचीव करे थे, जो कि पिछले 10 सालों में करीब 30 टाइम्स मल्टीप्लाई हुए हैं। अगर हम डिफेंस सेक्टर के कुछ की पॉइंट्स को देखें या की हाइलाइट्स को देखें तो करीब 346 आइटम्स हैं जो कि इंडिजनाइजेशन लिस्ट पर हैं, जिससे इंपोर्ट्स को कम किया जा सके, जैसे कि बुलेट प्रूफ जैकेट्स, टॉर्पीडोज, हेलीकॉप्टर्स, ये भी 100 से ज्यादा देशों को एक्सपोर्ट किए जा चुके हैं। टाटा और एयरबस मिलकर गुजरात में मिलिट्री एयरक्राफ्ट भी बनाएंगे। एरो इंडिया 2025 ने काफी सारे ग्लोबल डिफेंस मेजर्स को भारत की तरफ आकर्षित किया था। इस सेक्टर में इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस भी है और इन्वेस्टर्स के मतलब की बात यह है कि डिफेंस स्टॉक इंडेक्स करीब 56% ईयर ऑन ईयर बढ़ा है और इस इंडस्ट्री में 2030 तक करीब 20% की CAGR से ग्रोथ रहने की उम्मीद है। नेक्स्ट सेक्टर आता है इंफ्रास्ट्रक्चर। इंफ्रास्ट्रक्चर डेफिनेटली अगर हम $5 ट्रिलियन इकोनॉमी का गोल अचीव करना चाहते हैं तो उसके लिए एक बहुत ही क्रिटिकल सेक्टर है और इस समय वंस इन अ जनरेशन केपेक्स बूम हम इसमें विटनेस कर रहे हैं। जिस तरीके से भारत सरकार हर बजट में और बजट के बीच में भी केपेक्स को बढ़ावा दे रही है इंफ्रास्ट्रक्चर की तरफ, तो डेफिनेटली ये वंस इन अ लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी है। इसमें बहुत सारे डिमांड ड्राइवर्स भी हैं, जैसे कि अर्बनाइजेशन, ई-कॉमर्स, मोबिलिटी, और ये सारे के सारे बढ़ाते हैं कुछ की डिमांड्स को, जैसे कि रोड्स की, रेलवेज की और पोर्ट्स की। 2024 के सिर्फ एक क्वार्टर में अकेले रियल एस्टेट में करीब $2.77 बिलियन का इन्वेस्टमेंट देखने के लिए मिला था। पॉलिसी पुश भी काफी स्ट्रांग है, जैसे कि 11.11 लाख करोड़ रुपीस का केपेक्स 2024-25 बजट में अनाउंस किया गया था और ये करीब 11% पिछले बजट से बढ़ा हुआ था। पीएम गति शक्ति और नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन यानी कि NIP करीब $1.4 ट्रिलियन के प्लान्स हैं और ये फास्ट ट्रैक कर रहे हैं कनेक्टिविटी को। 15 नए एयरपोर्ट जिसमें 1 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का इन्वेस्टमेंट है वो लॉन्च किए जाएंगे 2028 तक। प्राइवेट और FDI इन्फ्लोज दोनों ही बहुत ज्यादा है। 2000 से लेकर के अब तक करीब $60 बिलियन का FDI हमने इसमें देखा है। 2030 तक करीब $1.73 ट्रिलियन के इंफ्रा इन्वेस्टमेंट्स हम यहाँ देखेंगे। लॉजिस्टिक्स में भी पूरा एक ओवरऑल है। मेट्रो रेल 21 सिटीज में करीब 945 किलोमीटर की कनेक्टिविटी के साथ आएगी, जिसमें 919 किलोमीटर अंडरवे है। लॉजिस्टिक कॉस्ट भी इसकी वजह से बहुत डिप हुई है, 14% से 8% ऑफ GDP आ चुकी है पिछले 5 सालों में। नेक्स्ट सेक्टर आता है ऑटो कंपोनेंट्स। हालांकि ऑटो कंपोनेंट्स US के टैरिफ्स को लेकर के काफी चर्चा में रहा है। भारत इस समय एक ग्लोबल इलेक्ट्रिक व्हीकल और मैन्युफैक्चरिंग वेव को राइड कर रहा है और एक मेजर इमर्जिंग एक्सपोर्ट हब के रूप में बाहर आ रहा है। इसमें काफी स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल्स भी हैं। ये इंडस्ट्री 2024 में करीब 6.14 लाख करोड़ रुपीस की थी और 9.8% की ईयर ऑन ईयर ग्रोथ थी। ऑटो पार्ट्स एक्सपोर्ट्स भी $21.2 बिलियन कर रहे हैं, जिसमें मेजर कंट्रीब्यूशन नॉर्थ अमेरिका, EU और एशियाई मार्केट्स के रहे हैं। हालांकि नॉर्थ अमेरिका में या USA में अब किस तरीके से ये एक्सपोर्ट्स होंगे इन टैरिफ्स के बाद, ये हम आने वाले समय में ही देख पाएंगे। इसने करीब 1.5 मिलियन डायरेक्ट जॉब्स भी क्रिएट करे हैं और डायरेक्ट कंट्रीब्यूटर है 7% का GDP में, और ये फिगर बढ़ करके 2026 में आगे जाने की उम्मीद है। अगर हम इस सेक्टर के ग्रोथ एनेबलर्स की बात करें तो इसमें करीब $3.49 बिलियन की PLIs हैं, 58,000 करोड़ रुपीस के इन्वेस्टमेंट्स हैं, जिसमें हाई टेक लोकलाइजेशन को बढ़ावा देने के लिए काफी काम किया जा रहा है। फेम 2 NCAP EV इंफ्रा रोल आउट में करीब 4 लाख चार्जिंग स्टेशंस 2026 तक डेवलप किए जाएंगे, जिससे अगेन इस सेक्टर को काफी इंक्रीज मिलेगा। इसमें ऑटोमेटिक रूट के अंडर 100% FDI को भी मंजूरी दी जा चुकी है। अगर हम इस सेक्टर की बात करें तो ये एक फ्यूचर रेडी सेक्टर है। ऑटो कंपोनेंट ट्रेड 2026 तक करीब $80 बिलियन हिट करेगा। पैसेंजर व्हीकल मार्केट भी 6 to 9% तक ग्रो करेगा FY25 तक। नेक्स्ट सेक्टर आता है सभी का फेवरेट रेलवे सेक्टर। भारत इस समय अपनी मोबिलिटी स्टोरी को पूरी तरीके से रीराइट कर रहा है और ये हो रहा है रिकॉर्ड ब्रेकिंग कैपिटल एक्सपेंडिचर और इनोवेशन के थ्रू। 2.64 लाख करोड़ रुपीस का रेवेन्यू FY24 में जनरेट हुआ था, जो कि टारगेट का 99.8% था, यानी कि टारगेट ऑलमोस्ट हिट था। 31,180 किलोमीटर के ट्रैक्स ऐड किए गए हैं 2014 से अब तक। 44,488 किलोमीटर्स अक्रॉस 488 प्रोजेक्ट्स अंडर डेवलपमेंट है, जिसमें कुल मिला के 7.44 लाख करोड़ रुपीस का खर्चा किया जा रहा है। साथ ही साथ मॉडर्नाइजेशन को भी काफी
बढ़ावा दिया जा रहा है, जैसे कि 41 वंदे भारत ट्रेन ऐड करी गई हैं, 40,000 बोगीज अपग्रेड की जाएंगी 2025 तक, बुलेट ट्रेन, कवच सेफ्टी सिस्टम और ऑटो सिग्नलिंग अक्रॉस 15 किलोमीटर्स भी अचीव किया जाएगा। बजट में भी इस सेक्टर को हमेशा बूस्ट मिलता रहता है। 2.62 लाख करोड़ रुपीस का एलोकेशन 24-25 के बजट में किया गया था। 100% एफडीआई भी इस सेक्टर में परमिट किया गया था। सवाल आता है इस सेक्टर की सस्टेनेबिलिटी का और टेक्नोलॉजी का। तो 2030 तक जो हम 100% इलेक्ट्रिफिकेशन और नेट जीरो कार्बन अचीव करना चाहते हैं उस पे हम ऑन रूट है। मोनेटाइजेशन प्लान्स भी हैं आईआरसीटीसी को मोनेटाइज करने के लिए, प्रीमियम एसी कोचेस को मोनेटाइज करने के लिए और प्राइवेट ट्रेन ऑपरेशंस को भी आगे लाने के लिए गवर्नमेंट कोशिश कर रही है। अगर इस सेक्टर का ओवरऑल आउटलुक देखा जाए तो 2029 तक 3000 नई ट्रेन ऐड की जाएंगी, पैसेंजर कैपेसिटी 800 करोड़ से बढ़ा करके 1000 करोड़ की जाएगी और 10% ग्लोबल रेल इंडस्ट्री में भारत का शेयर होगा बाय 2030। नेक्स्ट सेक्टर आता है स्पेशलिटी केमिकल्स। भारत काफी तेजी से वर्ल्ड का ऑल्टरनेट केमिकल मैन्युफैक्चरिंग बेस बनता जा रहा है। इस सेक्टर के आउटलुक की अगर बात करें तो 2024 में 220 बिलियन का ये सेक्टर रहा है, जो कि 2030 तक बढ़ के $300 बिलियन होगा और 2040 तक एक एम्बिशियस $1 ट्रिलियन का टारगेट इस सेक्टर के लिए रखा गया है। स्पेशलिटी केमिकल्स 2025 तक करीब $64 बिलियन टच करेगा एट अ CAGR ऑफ 12%। इसमें कुछ की ग्रोथ ड्राइवर्स भी हैं, जैसे कि दहेज में पारदीप PCPIR का 2 लाख करोड़ रुपीस का जो इन्वेस्टमेंट पोटेंशियल है। चाइना प्लस वन स्ट्रैटेजी ग्लोबल ऑर्डर्स को भारत की तरफ शिफ्ट कर रहा है। ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक केमिकल एक्सपोर्ट्स भी FY25 के फर्स्ट हाफ में $14 बिलियन को टच कर चुके हैं। पॉलिसी और केपेक्स को भी अगर देखा जाए तो 8 लाख करोड़ रुपए के इन्वेस्टमेंट्स पाइपलाइन में है बाय 2025। PLI दी गई है फॉर बल्क ड्रग्स, एग्रोकेमिकल्स और फार्मा इंग्रेडिएंट्स के लिए। साथ ही साथ 100% FDI को भी अलाउ किया गया है एक्सेप्ट हैजार्डस केमिकल्स। गवर्नमेंट ने काफी सपोर्ट भी दिया है, जैसे कि स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स को पर्क्स दिए हैं। 2034 तक गवर्नमेंट का विजन है कि डोमेस्टिक आउटपुट को बूस्ट किया जाए। 25,000 जन औषधि केंद्र अफोर्डेबल हेल्थ केयर के लिए और एस्टैब्लिश किए जाए, जिससे इस पूरे सेक्टर को और बूस्ट मिलेगा। फ्यूचर प्लेबुक भी स्पेशलिटी केमिकल्स की काफी प्रॉमिसिंग है। अगर हम लेगेसी रिफाइनरीज की बात करें तो वहां पे काफी फोकस है क्रूड टू केमिकल्स पे। PCPIR यानी कि पेट्रोलियम केमिकल्स एंड पेट्रोकेमिकल इन्वेस्टमेंट रीजन्स जो हैं वो हब्स भी करीब 2035 तक 20 लाख करोड़ रुपीस के इन्वेस्टमेंट्स को अट्रैक्ट करेंगे। तो ये वो 7 सेक्टर्स थे जो मुझे लगता है कि आने वाले समय में काफी प्रॉमिसिंग रह सकते हैं। और अगर हम लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं और मीनिंगफुल वे में अपने स्टॉक मार्केट इन्वेस्टमेंट्स को आगे बढ़ाना चाहते हैं तो डेफिनेटली हमें इन सेक्टर्स पर ध्यान देना चाहिए। आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करिए और कमेंट्स में मुझे जरूर बताइएगा कि हर सेक्टर से आपकी फेवरेट कंपनी कौन सी है। आज की वीडियो में बस इतना ही, अगली बार फिर मिलेंगे किसी नई इन्फॉर्मेशन के साथ। जय हिंद।